2025 की यह बात है। दरअसल एक बुजुर्ग महिला बाजार जाती है और बाजार से जल्दी ही वह घर वापस आ जाती है। जैसे ही घर पे पहुंचती है तो वह देखती है कि घर के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन एक दरवाजा बंद है। फिर दोस्तों वह बंद दरवाजे के पास जाती है और उस दरवाजे के पीछे से उसे कुछ अजीब-गरीब आवाजें सुनाई पड़ती हैं और दोस्तों तब वह सोचने लगती है कि आखिर इस बंद कमरे के अंदर कौन हो सकता है। तभी दोस्तों वह कमरे के खिड़की के पास जाती है और वहां का नजारा देखकर दोस्तों वह सन्न रह जाती है। दरअसल उस कमरे के अंदर उस महिला का जो पति होता है, जिसकी उम्र दोस्तों तकरीबन 60 साल के करीब होती है, वह बिल्कुल नग्न अवस्था में होता है और उसी कमरे में उसी की भतीजी, जिसकी उम्र अभी काफ़ी छोटी होती है, वह उसी के पति के साथ, जिसकी उम्र 60 साल के करीब होती है, दोनों एक-दूसरे में सिमटे हुए होते हैं और दोनों एक-दूसरे से नग्न अवस्था में प्यार कर रहे होते हैं। यह बुजुर्ग महिला यह देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाती है। फिर दोस्तों वह उस खिड़की के पास से उस दरवाजे के पास आती है और वहीं पे बैठ जाती है और इन लोगों को बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगती है। फिर कुछ देर के बाद उसी की भतीजी और उसी का पति जब कमरे से बाहर निकलते हैं, तब यह महिला उन लोगों को काफ़ी खरी-खोटी सुनाती है और काफ़ी डाँट-डपट लगाती है। डाँट-डपट लगाने के बाद उसका पति और उसका जो भतीजी होते हैं, उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है और फिर दोस्तों ये जो बुजुर्ग महिला होती है, यह अपने भाई के पास जाती है और पूरे घटनाक्रम के बारे में अपने भाई से बताती है और कहती है कि जल्द से जल्द तुम्हें अपनी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। फिर दोस्तों जो उसका भाई होता है, वह बड़ी मुशक्कत के बाद एक रिश्ता ढूँढता है और जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी एक लड़के के साथ कर देता है। और शादी के दोस्तों तकरीबन 1 महीने बाद ही दोस्तों मित्रों एक ऐसा कत्ल होता है कि उस कत्ल की गूंज पूरे उत्तर प्रदेश में गूंज जाती है। तो दोस्तों जो ये सच्ची घटना है, इसे कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये हत्या होता है, इसके पीछे की क्या वजह थी और आखिर इस अवैध संबंध से आखिर क्या संबंध था और दोस्तों ये कत्ल आखिर किसने करवाया था। दरअसल दोस्तों इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है औरंगाबाद। औरंगाबाद का ही एक गाँव लगता है बनवड़ और वहीं का ही रहने वाला एक लड़का जिसका नाम प्रियांशु उर्फ छोटू होता है, जिसकी उम्र दोस्तों करीबन 28 साल के करीब होती है। यह बनारस से वापस अपने घर आ रहा होता है। तभी दोस्तों यह रास्ते से ही अपने माँ के मोबाइल पे फ़ोन करता है और कहता है कि माँ, मुझे आने में काफ़ी ज़्यादा देर हो जाएगी, शाम भी हो जाएगी, मुझे घर आने के लिए कोई साधन भी नहीं मिलेगा, इसलिए आप गाँव से कुछ लोगों को भेज दीजिए। तभी दोस्तों जो इसकी माँ होती है, गाँव के ही रहने वाले 2 लड़कों के पास जाती है। एक का नाम सोनू और दूसरे का नाम अनूप होता है और उन दोनों से कहती है कि मेरा बेटा बनारस से घर आ रहा है, उसे तुम लोग जाकर रेलवे स्टेशन से लेकर चले आओ। फिर दोस्तों जो सोनू और अनूप होते हैं, ये अपना पल्सर बाइक लेते हैं और नवीन नगर के रेलवे स्टेशन पे पहुँच जाते हैं और वहीं पे दोस्तों प्रियांशु का इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। कुछ देर के बाद प्रियांशु आ जाता है और फिर दोस्तों अनूप और सोनू प्रियांशु को बाइक पे बिठाकर चल देते हैं। जैसे ही दोस्तों वही लोग रास्ते में कुछ आगे बढ़ते हैं, वैसे ही 2 बाइक सवार युवक इनके आगे आकर के बाइक रोक देते हैं और बाइक रोकने के बाद वो लोग इनसे एक एड्रेस पूछते हैं और कहते हैं कि हमें देवराज विद्या गाँव जाना है, यहाँ से कितनी दूर है? जैसे ही सोनू और प्रियांशु एड्रेस बताना शुरू करते हैं और कहते हैं कि बस थोड़ी ही दूर है, देवराज विद्या गाँव ही है, आप थोड़ी दूर आगे चले जाइए, आपको गाँव मिल जाएगा। इतना बताने की ही देर थी कि दोस्तों जो वह बाइक सवार युवक होते हैं, वो तुरंत ही अपनी जेब से पिस्टल निकालते हैं और प्रियांशी के ऊपर बार-बार फायरिंग कर देना शुरू कर देते हैं। फायरिंग करने के बाद दोस्तों वह तुरंत ही बाइक स्टार्ट करके वहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल दोस्तों जो अनूप और सोनू होते हैं, यह प्रियांशु को लेकर तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं और वहाँ पर दोस्तों डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर डॉक्टर से कहते हैं कि सर इसको बचा लीजिए। लेकिन दोस्तों डॉक्टर जैसे ही प्रियांशु के शरीर पर देखता है कि कई गोलियों से वार किया गया है, वह अनूप और सोनू से पूछने लगता है कि आखिर इसको किसने मारा है और तुम लोग कहाँ से लड़ाई झगड़ा करके आ रहे हो? तभी दोस्तों सोनू कहता है कि सर हम लोग बाइक चला रहे थे, 2 लोग आते हैं, हमसे एड्रेस पूछते हैं और हम लोग जैसे ही उनको एड्रेस बताने लगते हैं, वे लोग प्रियांशी के ऊपर बार-बार गोलियाँ चलाना शुरू कर देते हैं और गोलियाँ चलाकर वे लोग वहाँ से भाग जाते हैं। दोस्तों डॉक्टर उसको देखते ही उसे मृत घोषित कर देते हैं और कहते हैं कि ये तो रास्ते में ही दम तोड़ चुका है, इसके शरीर में तो जान ही नहीं है। अब दोस्तों जो वहाँ के डॉक्टर होते हैं वो तुरंत ही
उसको वहाँ के नवीन नगर के पुलिस स्टेशन में सूचित कर देते हैं। अब जैसे ही मौके पर पुलिस आती है, वह अनूप और सोनू से पूछताछ करना शुरू कर देती है और प्रियांशु के घर में भी सूचित कर दिया जाता है। उसके माता-पिता आते हैं और दोस्तों उनका भी रो-रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है। तभी पुलिस वाले सोनू और अनूप से पूछते हैं कि आखिर पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताओ। तब दोस्तों जो अनूप होता है, वह बताने लगता है कि सर हम लोग स्टेशन जाते हैं और वहाँ पर जाकर कुछ देर तक प्रियांशु का इंतज़ार करते हैं और दोस्त जब प्रियांशु की ट्रेन आ जाती है, प्रियांशु उतरता है तो हम लोग उसे बैठाकर जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़ते हैं, तभी 2 लोग बाइक से हमारे पास आकर हमारी बाइक रोक देते हैं और कहते हैं कि भैया हमें देवराज विद्या गाँव जाना है, हमें रास्ता बता दीजिए। और जब हम लोग बाइक रोक के उसको रास्ता बताना शुरू कर देते हैं और जैसे ही हम लोगों ने उसको रास्ता बता रहे होते हैं, तभी उनमें से एक युवक पिस्टल निकाल के वह प्रियांशु के ऊपर बार-बार फायरिंग कर देना शुरू कर देता है और जैसे ही करीब 7-8 बार फायर करता है, उसके बाद प्रियांशु की हालत जैसे ही ज़्यादा खराब हो जाती है, तो हम वो लोग बाइक उठा के भाग जाते हैं और हम लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। इसीलिए हम लोग तुरंत ही इसे लेके हॉस्पिटल आ जाते हैं कि इसकी कम से कम जान तो बच जाए। दरअसल अनूप और जो सोनू होते हैं, ये बार-बार पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हम तो इसे बुलाने भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन शाम हो गई थी और इसकी माँ बार-बार हम लोग के पास आके बोल रही थी, इसीलिए हम लोग इसको रेलवे स्टेशन लाने गए थे। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है और ना ही हम उन लोगों को जानते हैं। दरअसल दोस्तों पुलिस वाले इसकी लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। तभी दोस्तों पुलिस वाले इन दोनों युवकों से पूछताछ करने के बाद उन्हें भी छोड़ दिया जाता है और फिर दोस्तों उसके माता-पिता से पूछताछ की जाती है और रंजिश और दुश्मनी के बारे में पूछा जाता है। लेकिन उसके माता-पिता साफ कह देते हैं कि हमारे बेटे से किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही किसी प्रकार की कोई रंजिश थी। तभी पुलिस वाले को पता चलता है कि इस लड़के को शादी को अभी 2 महीने का ही समय हुआ है और इस लड़के की जो पत्नी है जिसका नाम गुंजन सिंह है, जब उससे पूछताछ किया जाता है तो अभी कुछ नहीं बताती है। लेकिन उसके तेवर जो थे कुछ अलग ही होते हैं। तो पुलिस वाले उसकी फ़ोन की सीडीआर निकलवाते हैं, कॉल डिटेल निकलवाई जाती है, तब उनको यह पता चलता है कि ये जो गुंजन सिंह इसकी पत्नी है, ये अपने पति को जिस दिन इसकी हत्या हुई उस दिन 50 बार फ़ोन किया था। और फिर दोस्तों पुलिस वाले उसी शक के आधार पर इस गुंजन सिंह को आखिर तुमने अपने पति को उसी दिन 50 बार फ़ोन किया था और फिर क्या बात हुई थी और तुम अपने पति से क्या कहना चाह रही थी? तभी दोस्तों वो बताती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है और मेरे पति बनारस गए हुए तो मैं बार-बार उनका हाल समाचार ले रही थी और पूछ रही थी और जो पति-पत्नी के बीच में बातें होती हैं, वही हम लोग बातें कर रहे थे। लेकिन दोस्तों वह पुलिस वालों से ज़्यादा कुछ नहीं बताती और उस गुंजन सिंह से पुलिस कहने लगती है कि आपका जो मोबाइल है वो हमें दे दीजिए। हमें आपके मोबाइल से कुछ जानकारियाँ प्राप्त करनी है, कुछ डिटेल निकालनी है। तब दोस्तों जो गुंजन सिंह होती है, वह अपना मोबाइल पुलिस वालों को देने से इनकार कर देती है और कहती है कि मेरे मोबाइल में कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं और मैं अपना मोबाइल आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकती। और दोस्तों जब वह मोबाइल देने से आना-कानी करती है, तो पुलिस वालों को शंका हो जाता है, इसी पे शक हो जाता है और इसे हिरासत में लेकर और इसका मोबाइल भी हिरासत में ले लिया जाता है। और दोस्तों जब इसके मोबाइल की जाँच-पड़ताल की जाती है, तब दोस्तों जो खुलासे होते हैं, उसे जानकर आपको भी बहुत ज़्यादा हैरानी हो जाएगी। दरअसल दोस्तों जो ये गुंजन सिंह होती है, यह अपने मोबाइल से बार-बार अपने पति से यही पूछ रही होती है कि आप कहाँ पहुँचे, कहाँ नहीं पहुँचे। दरअसल दोस्तों उसके मोबाइल में कुछ ऐसे फ़ोटो और कुछ ऐसे वीडियो होते हैं, जिन्हें पुलिस वाले भी देख के हैरान हो जाते हैं। और दोस्तों जब पुलिस वाले 2 जुलाई 2025 को गुंजन नाम की लड़की को जब हिरासत में लेते हैं और कड़ाई से पूछताछ करना शुरू करते हैं, तब दोस्तों ये पुलिस वालों से सही-सही बताना शुरू कर देती है और कहती है कि सर मैं जब छोटी-सी थी तभी से मेरे माता-पिता ने मुझे मेरे बुआ और फूफा के घर पे भेज दिया। मैं वहीं पे रहने लगी, पढ़ने लगी और जब मेरी उम्र 12 साल के करीब हुई, तब मेरे फूफा जिनकी उम्र करीब 45 साल के करीब थी और हम दोनों के बीच में लगाव हो गया और लगाव इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मैं अपने फूफा को पसंद करने लगी। मेरे फूफा भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे और वह भी मुझे घुमाते काफ़ी ज़्यादा थे। मुझे खर्च के लिए पैसे देते थे और फिर धीरे-धीरे मैं अपने फूफा से प्यार करने लगी और हम दोनों के बीच में संबंध बनना शुरू हो गया। मेरी उम्र जब 12 साल के करीब थी, तभी से मैं अपने फूफा के साथ संबंध बनाना शुरू कर देती हूँ और इसी तरह से मेरी बुआ को किसी प्रकार की ना ही भनक लगती है और ना ही मेरी बुआ को किसी प्रकार की कोई जानकारी प्राप्त होती है और हम ऐसे ही करते-करते मेरी उम्र जब 26 साल के करीब हो जाती है और मेरी फूफा की उम्र करीब 60 साल के करीब हो जाती है। हम लोग करीब 15-16 सालों तक खूब दोनों एक-दूसरे का सहयोग करते हैं, खूब एक-दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं।
किसी को कानो कान इस बात की खबर ही नहीं चलती, और जो मेरी बुआ होती है वह बाहर खेतों की तरफ चली जाती, या फिर काम पे चली जाती, या फिर जो रात को सो जाती, तभी मैं अपने फूफा के साथ संबंध बनाती। और जब घर पे कोई नहीं होता था तब मैं और मेरे जो फूफा होते हैं वो भी संबंध बनाया करते थे, और किसी को भी इस बारे में कोई भी जानकारी या भनक तक भी नहीं लगी। लेकिन एक दिन की बात है, जो मेरी बुआ होती है वह बाजार जाती है और बाजार से बहुत जल्दी ही घर वापस आ जाती है। और उस समय जब घर पे कोई नहीं होता तब मेरे फूफा और मैं दोनों एक कमरे में एक साथ संबंध बना ही रहे होते हैं। तभी जो मेरी बुआ थी वो जल्दी से घर आती है, और वो घर के सारे दरवाजा खुला होता है, लेकिन एक दरवाजा जो था वो हम लोग बंद करके संबंध बना रहे होते हैं। तभी मेरी बुआ उसी कमरे पे खिड़की से आकर झांकने लगती है, और हम लोगों को वो ऐसी अवस्था में देख लेती है, संबंध बनाते देख लेती है, तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और वहीं दरवाजे के पास वो बैठ जाती है और हम लोगों को बाहर निकलने का इंतजार करने लगती है। फिर जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं वैसे ही मेरी बुआ हम लोगों को देख करके काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाती है, डांट डपट लगाती है, और फिर हमें डांटने के बाद वह अपने पति से भी मारपीट करने लगती है। इतना करने के बाद वह तुरंत ही मेरे पिता के पास जाती हैं, और जाने के बाद वह मेरी शादी की बात कर देना शुरू कर देती हैं। और फिर जो मेरे पिता होते हैं वह मेरे लिए 1 महीने के अंदर ही एक लड़के को रिश्ता खोज देते हैं, और रिश्ता खोजने के बाद वो वहीं का रहने वाला, जिसका नाम प्रियांशु होता है, जिसकी उम्र तकरीबन 27-28 साल के करीब होती है, उसके साथ जब मेरी शादी हो जाती है और जब मैं अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहने लगती हूँ। लेकिन दोस्तों इधर जो मेरे फूफा होते हैं वो भी मुझसे मिलने के लिए तड़पने लगते हैं, और मैं भी अपने फूफा से मिलने के लिए व्याकुल हो जाती हूँ। और कभी कभार तो हमारी थोड़ी बहुत मोबाइल फोन पे बातें हो जाती थी, भले ही, लेकिन मैं उसे बहुत दिलो जान से चाहती थी, और हम लोगों के बीच में काफी ज्यादा लगाव हो चुका था। अब इसीलिए जो मेरा रिश्ता पहले मेरा बुआ लगाती थी मेरे फूफा के साथ, मेरे संबंध होने के कारण ही मेरे जो फूफा थे, जो भी रिश्ता मेरा लगता था वह उसे तोड़वा देते थे और हमारा रिश्ता नहीं हो पाता था। लेकिन जैसे ही मेरी बुआ ने हम लोगों को देख लिया, मेरी शादी करवा दी, और अब मैं जब अपने फूफा से नहीं मिल पा रही थी, तभी एक दिन मेरे फूफा ने मुझसे बात की और मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की। तब वह परेशान होने लगती है, और उसका फूफा भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगता है। तभी वह एक दिन अपने फूफा के पास फ़ोन लगा के कहती है कि आपको ही कोई कुछ करना होगा। तभी दोस्तों जो इसका फूफा होता है वह कहता है कि ठीक है, कुछ न कुछ मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। तभी दोस्तों जो इसका फूफा होता है, वो झारखंड का एक जिला लगता है गढ़वा, गढ़वा का एक एरिया लगता है कांडी, कांडी के पास ही रामबांध गढ़वा एक गाँव लगता है, वहीं के रहने वाले 2 शूटर होते हैं, उनसे वह बात करता है, जिनका नाम होता है दोस्तों जयशंकर चौबे, और एक का नाम होता है मुकेश शर्मा। और इनको दोस्तों काफ़ी अच्छी खासी मोटी रकम दी जाती है, और इनसे बात की जाती है कि एक लड़का है, जिसको आप लोगों को मौत के घाट उतारना है। अब दोस्तों ये दोनों जो युवक होते हैं, जिसको मारना होता है उसकी फ़ोटो माँगते हैं। तभी दोस्तों जो गुंजन का फूफा होता है, वह गुंजन के पास फ़ोन लगा कर के बता देता है, एक जयशंकर चौबे है और एक मुकेश शर्मा है, और ये लोग दोनों झारखंड के गढ़वा के रहने वाले हैं। इन लोगों से बात हो गई है, इनका नंबर ले लो और इनके पास अपनी पति का फ़ोटो भेज दो, और जब तुम्हारा पति इधर-उधर कहीं बाहर जाएगा तब तुम इनको कहीं बता देना। अब दोस्तों जो गुंजन होती है वह अपने मोबाइल से अपने पति प्रियांशु की फ़ोटो भेज देती है और कुछ पैसे भी भेज देती है, और उसके बाद दोस्तों उन लोगों का नंबर लेकर वह बार-बार अपने पति का लोकेशन दे देना शुरू करती है। अब इसीलिए दोस्तों वह एक दिन 23 जून 2024 को वह अपने पति को मार्केट मिठाई लेने के लिए भेजती है, और वो शूटरों से बता देती है कि मेरा पति मार्केट गया हुआ है। लेकिन दोस्तों जो शूटर होते हैं वो मार्केट में भीड़ होने के कारण वहाँ कुछ भी नहीं कर पाते। तभी वो गुंजन से आके बताते हैं कि तुम्हारा पति जो है वो बच गया है, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, इसीलिए हम वहाँ उसे मौत के घाट नहीं उतार पाए। तभी वो दोस्तों मौत पत्नी से वो अपने कहने लगता है कि मैं बनारस जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, और जब इस बात का उसे पता चलता है कि मेरी पति बनारस जा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। और फिर दोस्तों वो पूछने लगती है कि आप कब आइएगा? तब वह कहता है कि जैसे ही काम खत्म हो जाएगा, मैं आज शाम तक या कल सुबह ही आ जाऊँगा। इतना कहकर दोस्तों वह बनारस के लिए निकल जाता है, और जैसे ही दोस्तों 24 जून 2025 को वह बनारस से वापस आ रहा होता है औरंगाबाद, तो जो इसकी पत्नी होती है वह बार-बार अपने पति को 24 जून 2025 को फ़ोन लगा कर के पूछती है कि आप कहाँ पर हैं? क्या कर रहे हैं? और इसी तरह से करते-करते ये 24 जून 2025 को अपने पति का करीब 50-55 बार फ़ोन करके पूछती है, और इधर दोस्तों पूछकर वह उन
शूटरों को बता देती है कि मेरा पति जो है यहाँ पहुँचा है और इतनी देर में ये आने वाला है। इसीलिए दोस्तों वह अपने पति का मोबाइल में 24 जून 2025 को 50-55 बार फ़ोन लगाती है और अपनी पति का डिटेल लेकर इधर जो कातिल होते हैं इन लोगों को बताते रहती है। और फिर दोस्तों जो प्रियांशु होता है जब वह स्टेशन पहुँचता है तो अपनी माँ को फ़ोन करता है। फिर दोस्तों जो ये गाँव के दोनों लड़कों अनूप और सोनू जब ये उसे लेकर आने के लिए जाते हैं तो जो ये शूटर थे वो पहले से ही स्टेशन पे मौजूद होते हैं। और जैसे ही दोस्तों रास्ते में जाते हैं तो ये लोग देर रात विद्या गाँव का एड्रेस पूछते हैं और वहीं पर दोस्तों जैसे ही प्रियांशु की गाड़ी रुकती है उसे गोलियों से छलनी कर दिया जाता है। अब दोस्तों जैसे ही गुंजन अपने पति के मर्डर केस के बारे में, इस घटनाक्रम के बारे में पुलिस वाले को बताती है, तो पुलिस वाले भी दोस्तों हैरान और परेशान हो जाते हैं कि एक महिला 27-28 साल की, जिसके फूफा जिनकी उम्र 60-65 साल के करीब होती है, उसके इश्क में, उसके प्यार में पागल होकर अपने 27 साल के नौजवान पति, 28 साल के नौजवान पति को ही प्रियांशु को मौत के घाट उतरवा दिया। तो दोस्तों इस घटना को सुनाने का बताने का उद्देश्य मेरा परेशान करना नहीं, आपको ठेस पहुँचाना नहीं, सिर्फ़ आपको जागरूक और सशक्त करना है दोस्तों। तो जिस तरह से गुंजन सिंह ने अपने फूफा के जो थे उनसे काफ़ी उम्र के बड़े थे, 60 साल के थे और उनको 12 साल के उम्र में ही अपने से बड़े अपने फूफा से प्यार हो जाता है और करीब 15-16 सालों तक वो अपने फूफा के साथ इसी तरीके से अवैध संबंध बनाती है और किसी को कानो-कान पता ही नहीं चलती। दोस्तों इस घटनाक्रम से यही एक सीख मिलती है कि आप अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को कभी किसी के घर भी ना भेजें, क्योंकि दोस्तों कोई कितना भी क्यों ना प्यारा हो, अपने बच्चों को रहने के लिए नहीं भेजना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आजकल समाज में और रिलेशन में ऐसे दरिंदे घूम रहे हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आप अपने घर में सुरक्षित रहिए, सुरक्षित रखिए, पढ़ाई-लिखाएँ, अच्छी शिक्षा दें और अच्छे से उनका जीवन व्यापन कराएँ और अच्छे से शादी करें। तो दोस्तों ये घटना कैसी लगी? आप लोगों की जो भी राय हो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप ये वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपना और अपनी सिटी का नाम लिखना मत भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का